नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने लूसेंट की टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने ट्रिक्स को हिंदी में बनाया है और कंटेंट को इंग्लिश में प्रोवाइड किया है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट को फ़ायदा हो। यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी कि लूसेंट की जो बुक इंग्लिश मीडियम की आती है उसी में टेबल्स फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं और मैं उन्हीं टेबल्स को याद कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं सिलेबस में, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। जैसे अगर मैं इकोनॉमी में बात करूं तो सीआरआर है, एसएलआर है, रिवर्स रेपो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, नेशनल इनकम है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसमें आप याद नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा और याद करने वाली चीज़ें याद करनी होंगी। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, बट आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ओशन करेंट है, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी है। और क्या बोलते हैं, प्लेटू है, माउंटेन है, जो कि मैंने देखो स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताया था कि 1 घंटे चीज़ें आपको टॉपिक फाइंड आउट्स करने हैं। कुछ टॉपिक मैंने भी बताए थे, वो आपको याद करने हैं, बाकी चीज़ें आपको समझनी है। तो कॉन्सेप्ट और लर्न दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि कई सारे आप लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए, कॉल आए कि लूसेंट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दीजिए एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए, वीडियो बनाने की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मैं आपको लूसेंट वीडियो की फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो वीडियो को पहले रिकॉर्ड करना, अगर अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई है तो दोबारा रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। फिर उसे एडिट करना है, फिर उसे अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद थंबनेल बनाना होता है। थंबनेल के बाद क्या होता है कि उसमें टैग और डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन आता है, वो भी डालना होता है, जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि रोज़ रोज़ लूसेंट की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैं यूट्यूब पे आपको लूसेंट बताऊंगा तो वो धीरे धीरे आएगी। आप सोचो कि मैं रोज़ लूसेंट की वीडियो अपलोड कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे घटना सार का कंप्लीसन चल रहा है, घटना सार के भी कई पार्ट आ चुके हैं, तो वो धीरे धीरे लूसेंट का प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है कि मैं आपको लूसेंट कैसे कंप्लीट कराऊं। तो वीडियो के अंत में वो आपको प्लान बताऊंगा कि क्या है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, मैं ये सामने आपके लूसेंट की बुक है और इसमें टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, ठीक है। अब जो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, महाजनपद पीरियड के बारे में, ठीक है, महाजनपद के बारे में, कैसे 16 महाजनपद की क्या क्या कैपिटल्स थी। तो उसमें एक महाजनपद बहुत बड़ा निकल के आया था, बहुत बड़ा साम्राज्य बना था, उसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध नाम था, ठीक है। अब देखिए, मगध पे किन किन राजाओं ने राज किया, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, इसके सीक्वेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम सीक्वेंस करेंगे, उन सीक्वेंस के बाद आज हम जैनिज्म को पढ़ेंगे। जैनिज्म में एक ऐसी टेबल पढ़ेंगे जो मुझे उम्मीद है कि आप में से शायद ही किसी एस्पिरेंट को वो टेबल याद होगी या किसी ने कभी याद करने की कोशिश की होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, मगध पे सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी आई थी? हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी का राज था। इसका टाइम पीरियड पहले आपको याद रखना है। तो देखिए, टाइम पीरियड याद करने की सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जहां से जहां तक किसी डायनेस्टी ने रूल किया है तो उसकी पहली डिजिट आप लिखिए 5, और जो जब तक राज किया है उसकी वहां पे दूसरी डिजिट लिख लीजिए। तो एक अगर कोई देखिए नंबर क्या है, 5 और 4, तो आपके दिमाग में याद हो गया, अच्छा 500 के आसपास कुछ हुआ होगा और 400 के आसपास कुछ खत्म हुआ होगा। बट यहाँ पे बीसी है, ये बीसी याद रखना है, ठीक है ना। एडी अलग है, बीसी अलग है। ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों आप लोग समझते होंगे कि एसी और बीडी क्या होते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि मैं आपको देखो बेसिक डिटेल यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस चीज़ें याद करने के तरीके बता रहा हूँ। मैं आपको हिस्ट्री समझाने के लिए नहीं, बट याद कराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, हर्यंक डायनेस्टी में कब से कब तक थी? 5 लिखा हमने और यहाँ लिखा 4 लिखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया? 544 और 412। तो हमें ये पता लग गया, अच्छा 500 से 400 के आसपास है, ठीक है। तो ये हमें याद करने का तरीका है टाइम पीरियड को। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, पहले रूलर का क्या नाम था? बिंबिसार। अब देखिए, मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्या पूछा था? बिंदुसार और बिंबिसार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वो आपने कमेंट करके कई लोगों ने बताया भी था, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। पहले रूलर का नाम बिंबिसार, दूसरे रूलर का नाम अजातशत्रु, ठीक है, और तीसरे रूलर का नाम क्या था इनका? उडायन। अब देखिए, उडायन, तो 3 रूलर हो गए, क्या क्या थे? देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उडायन।
तो इसका क्या बना, BAU, बहु। आगे समझाता हूँ ये कैसे याद करना है। ये सीक्वेंस देखो एग्जाम में पूछा जाता है राजाओं का, तो आपको सबसे पहले सीक्वेंस याद करा रहा हूँ। तो बहु हो गया, उसके बाद इसमें 3 राजा और आए थे, अनुराधा, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। तो इसकी क्या सीक्वेंस बना, AMN, अमन। तो हमने इसका सीक्वेंस पूरा याद करते हैं, बहु, अमन। अमन का हिंदी में मतलब क्या होता है, शांति। ठीक है, तो आप ये देखिए हर्यंक डायनेस्टी में किसी, मान लो कोई बहू है, लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसके ससुराल में उसको बहू बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहू के हाथ पीले हुए, ठीक है, हाथ से क्या हो गया, हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी के बारे में बात की गई, बहू। और बहू क्या चाहती है, अपनी ससुराल में अमन चाहती है, मतलब शांति चाहती है। तो क्या याद किया हमने, हर्यंक डायनेस्टी के उसका जो राजाओं का सीक्वेंस था, बहू, बहू क्या चाहती है, शांति चाहती है। ठीक है, तो बी से क्या है, बिंबिसार है, ए से अजातशत्रु है, यू से उडायन है, ए से क्या है, अनिरुद्ध है, एम से क्या है, मुंडा है, एन से नागदशक है। याद रखना, बहू के हाथ पीले हुए, और बहू क्या चाहती है, अमन चाहती है। अमन मतलब शांति चाहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये नागदशक मुझे कई बार इंपॉर्टेंट लगता है, पूछा जा सकता है कि नागदशक कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये क्लियर है आपको। तो हमारा हर्यंक डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। अब मगध पर उसके बाद पर दूसरे नंबर पर कौन सी डायनेस्टी आई, शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी का सीक्वेंस फिर आपको मैंने वही तरीका बताया कि फर्स्ट डिजिट दोनों पीरियड का लिख लीजिए, 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, आपने ये 4 और 3 लिख लिया, वहाँ 5 और 4 लिखा था। उसके बाद देखिए 3 के बाद 4 4 और 4 इधर 12 है। तो 2 3 इस तरीके से प्रैक्टिस करिए टाइम पीरियड को याद करने की, कि एक एक करके एक एक वर्ड लिखिए, एक एक नंबर लिखिए, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शिशुनागा डायनेस्टी के कौन थे, अब देखिए फाउंडर थे शिशुनागा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, कालाशोका। कौन है, तो इसकी ट्रिक क्या है शिशुनागा डायनेस्टी की, शिशु किसके हैं, शिशु मतलब बच्चा, तो शाहरुख खान का बच्चा। ठीक है, एस मतलब शिशुनागा, के से कालाशोका, एस शिशुनागा, के कालाशोका, और किसका, शाहरुख खान का बच्चा। बच्चा मतलब शिशु, और कौन सी डायनेस्टी होगी, शिशुनागा डायनेस्टी। तो हमने हर्यंक डायनेस्टी देख ली। हर्यंक डायनेस्टी में क्या देखा, बहू क्या चाहती है, अमन चाहती है। तो बी से बिंबिसार, अजातशत्रु, उडायन, अमन से, ए से क्या हो गया, अनिरुद्ध हो गया, एम से मुंडा हो गया, एन से नागदशक हो गया। अब हमने इधर शिशुनागा पे आ गए। शिशुनागा में हमने क्या देखा, शिशु किसका, शाहरुख खान का, एस से शिशुनागा, के से कालाशोका। ठीक है, अगली डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी। तो देखिए नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड वही मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में ये फीड हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे भी पहली डिजिट 3 है, उसके बाद 4 4 लिख दीजिए और 2 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पीरियड याद करना है। इस तरीके से करोगे तो आपको 2 3 बार करोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे, महापदम नंदा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूलर कौन थे, धन नंदा। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, इसमें आपको क्या बताऊं, नंदा डायनेस्टी का महापदम नंदा, धन नंदा सबको याद भी रहता है, और नहीं याद है तो उसको याद करना है। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि महापदम नंदा के 8 बच्चे थे। कितने, 8 बच्चे थे। और ये RFO के मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद है घटना चक्र में भी दिया हुआ है कि 8 सन्स में कौन से महापदम नंदा का एक बच्चा नहीं था। ठीक है, एक सन नहीं था। तो RFO के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था, तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन 8 सन थे महापदम नंदा के। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली डायनेस्टी क्या थी, हर्यंक डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी क्या थी, शिशुनागा डायनेस्टी। तीसरी डायनेस्टी क्या थी, नंदा डायनेस्टी। तो ये एक समराइजेशन है जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसके छोटे से शॉर्ट नोट्स बन गए, इसे एग्जाम से पहले एक दिन पहले हम रिवाइज कर लेंगे। जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ट्रिक बना के। तो ये तरीका एक ये है। तो देखिए हर्यंक डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई थी, 544 से 412। ठीक है, फिर शिशुनागा की 412 से 344 और नागा की 344 से 323। ठीक है, अब हर्यंक डायनेस्टी की क्या ट्रिक बनाई थी, बहू क्या चाहती है, अमन चाहती है। तो बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, यू से उडायन, फिर ए से क्या है यहाँ पे अनिरुद्ध है, एम से क्या है मुंडा है, एन से नागदशक है। देखिए 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा इस वीडियो को, और या 2-3 बार बोलना पड़ेगा खुद से, तभी चीज़ें याद होंगी। तो हर्यंक डायनेस्टी के राजाओं का सीक्वेंस क्या याद किया, बहू अमन चाहती है। शिशुनागा का क्या याद किया, शिशु शाहरुख खान का। तो एस से क्या है शिशुनागा, के से कालाशोका। ठीक है, अब इधर नंदा का MD मतलब महापदम नंदा और धन नंदा। क्लियर। और धन नंदा महापदम नंदा के 8 बच्चे थे, कौन कौन से थे वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है,
अब देखिए हमने राजाओं का सीक्वेंस कर लिया। अब कई बार डायनेस्टी का सीक्वेंस पूछा जाता है, अगर आपने वो नहीं याद किया तो वो भी याद रखिए। तो क्या है, हर्यंग डायनेस्टी पहले आई मगध में, फिर शिशुनागा आई, फिर नंदा डायनेस्टी आई। तो एच एस एन ये याद रखना। HSN एक सीक्वेंस है जो कि डायनेस्टी का है और राजाओं के सीक्वेंस की मैंने आपको ट्रिक करा दी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मगध में किन किन राजाओं ने राज्य किया। अब देखिए, अब हम करेंगे फॉरेन इन्वेजन। अब जब मगध पर कुछ राजा राज्य कर रहे थे उसी समय फॉरेन इन्वेजन भी हुए थे। तो 518 AD के आसपास फॉरेन इन्वेजन हुआ। तो यहाँ कहीं आसपास हुआ होगा 518 AD के आसपास, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन किसका हुआ, ईरानियन और पर्सियन का इन्वेजन हुआ। किसका, ईरानियन और पर्सियन का। और कौन से राजा आए थे, डोरिस आए थे इन्वेड करने इंडिया में, 518 AD में इन्वेड करने आए थे, याद रखना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि पहला फॉरेन इन्वेजन कौन सा हुआ, रिसेंटली किसी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो फॉरेन इन्वेजन पहला कौन सा हुआ, हमने इसका तरीका बनाया डिप। जब बाहर के लोग आए तो उन्होंने हमारे यहाँ नाश्ता किया आके और बिस्कुट खाया डिप कर करके, जैसे हम चाय में डिप करके बिस्कुट खाते हैं डुबो डुबो के, उसे क्या बोलते हैं, डिप करके खा रहे हैं। तो फॉरेन लोग आए, उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ते में बिस्कुट खाया। बिस्कुट कैसे खाया, डिप करके। तो डिप का हमने क्या बनाया, डी से डोरिस, और ईरानियन या पर्शियन एक ही बात है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो डिप ट्रिक हो गई इसकी, क्लियर। तो बाहर के लोगों ने आके नाश्ता किया, वो भी बिस्कुट डिप करके खाया, क्लियर। अगला इन्वेजन किसका हुआ फॉरेन में, तो मैकेडोनियन इन्वेजन। अब मैकेडोनिया से कौन आए थे, अलेक्जेंडर जी आए थे। अलेक्जेंडर साहब ने क्या किया, 326 में आके अटैक किया। तो अब जब आपने ऊपर नाश्ता कर लिया, डिप कर लिया, अब आपने कहा चलो पढ़ाई भी कर लेते हैं। फॉरेनर्स जो आए उन्होंने नाश्ता किया, अब का इंडिया में आके पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करने वो क्या गए, एमए करने गए। एम से मैकेडोनिया और ए से अलेक्जेंडर। तो आपको क्लियर हो गया कि पहले ईरानियन आए थे, फिर मैकेडोनिया आए थे। मैकेडोनिया में कौन आए थे, अलेक्जेंडर आए थे। और ईरानियन में कौन आए थे, डोरिस आए थे, क्लियर। अगर पूछा जाए पहला फॉरेन इन्वेजन कौन सा था, तो ईरानियन का था जिसमें डोरिस आए थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है लूसेंट में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अभी तक हमने देखो फॉरेन इन्वेजन, एक बार इसकी छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। फॉरेन इन्वेजन में हमने क्या देखा, डिप देखा, ट्रिक देखा, ठीक है। डिप और एमई, पहले डिप किया, नाश्ता किया, फिर पढ़ाई करने गए, क्लियर। यहाँ तक इनका ईयर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। फिर ये देखो मैंने शॉर्ट नोट्स का तरीका बना दिया कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ें याद की हैं उनकी ट्रिक बनानी है और हर संडे रिवाइज भी करनी है, याद रखना। और डेली पढ़नी है, संडे को रिवाइज करना है। अब मैंने आपको इस सीरीज़ में एक और चीज़ बोली थी कि जो भी सिमिलर टर्म्स हैं वो मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पिछले साल यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन नागदशक और नागार्जुन से रिलेटेड आ गया था, मिलिंद पानो बुक से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ भी बताई जाए डेली। तो मैंने आपसे बिंबिसार का पूछा था। बिंबिसार जैसा एक और सिमिलर नाम है बिंदुसार, वो मौर्यन डायनेस्टी से, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था। आज हमने हर्यंक डायनेस्टी में एक नाम पढ़ा, उडायन, ठीक है। उडायन नाम से ही एक और नाम है, बट उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो स्पेलिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, राजा का नाम नहीं बता रहा हूँ। वो वत्स महाजनपद से बिलोंग करते थे। किससे, वत्स महाजनपद से बिलोंग करते थे। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि क्या सिमिलर नाम था, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद फाइंड आउट करिए, गूगल करिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं, झेलम। अब देखिए मैंने आपसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अलेक्जेंडर की पोरस से लड़ाई हुई थी इंडिया में आते समय। तो कौन सी नदी के किनारे लड़ाई हुई थी, झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी, झेलम नदी के। झेलम को क्या बोलते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था, बतासा। झेलम में क्या डाला हमने, बतासा डाल दिया। तो झेलम को क्या बोलते हैं, बिथासा नाम से जानते थे पहले के टाइम पे, पुराने टाइम पे। और ग्रीक टाइम पे ग्रीक नेम क्या था झेलम का, हाइडासिप्स था, ठीक है। और साथ ही साथ देखो आपने यहाँ पे क्या जाना कि अलेक्जेंडर साहब जो आए थे वो झेलम नदी पे पोरस से लड़ाई की थी और पोरस से जीत गए थे। और झेलम का नाम भी मैंने आपको हाइडासिप्स बताया। अब यहीं पे आपको एक रिवर और है, ब्यास। तो देखिए जब अलेक्जेंडर फिर आगे और बढ़े तो ब्यास रिवर तक पहुंचे। तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि जो अलेक्जेंडर थे वो कौन सी रिवर तक पहुंच गए थे, तो अलेक्जेंडर ब्यास रिवर तक पहुंच गए थे। यहाँ पे इनकी फोर्स ने रिटर्न कर दिया था, वो थक गई थी यहाँ की फोर्स। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि ब्यास। अब ब्यास का ग्रीक नेम क्या है ये आपको बताना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पूछा था, आज भी कमेंट करके बताइए कि उसका नाम भी, ब्यास का भी ग्रीक नाम एच से ही शुरू होता है, झेलम का भी एच से ही शुरू होता है। ये यहाँ पे झेलम का ये लिखा है, ब्यास का आपको कमेंट करके बताना है। तो ये सिमिलर नाम हो गए आज के, ठीक है। बिंबिसार, उडायन, झेलम और ब्यास का, क्लियर। उडायन आज आपके लिए नया है। आगे चलते हैं। अब देखिए
अब देखते हैं लीजियस मूवमेंट के बारे में। तो हमने अभी डायनेस्टी कंप्लीट की मगध में, उसके बाद लीजियस मूवमेंट हुए थे। तो लीजियस मूवमेंट का टाइम पीरियड हमको याद रखना है 600 से 400, वही तरीका, पहला पहला नंबर आपको लिख लेना है, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और आज जो टेबल पढ़ेंगे जैनिज्म की, उससे 2019 या 20 में क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे वो क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। आप उसके बाद इस टेबल को करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जैनिज्म से, जो इंपॉर्टेंट टेबल है। तो देखिए जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकार थे। कितने? 24 तीर्थंकार थे। तो 2 तीर्थंकार के नाम सबको याद रहते हैं। 23rd कौन से थे? पार्श्वनाथ थे, और महावीर 24वें नंबर के थे। तो 23-24 तो सबको याद रहते हैं। यहाँ पे आपको महावीर पार्श्वनाथ के बारे में ये बताना है कि यूपी के कौन से शहर में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था जैनिज्म में, ठीक है। पार्श्वनाथ तीर्थंकार थे। अब चलते हैं ये वाली टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इससे 19-20 में क्वेश्चन आया था, मैंने अभी आपको बताया, और वो क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इस टेबल को मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, आप इस टेबल को अच्छे से सुन लीजिए। तो सबसे पहले तीर्थंकार थे ऋषभ। ऋषभ का सिंबल क्या था? देखिए इसमें क्या होता है कि तीर्थंकार के नाम पूछे जाते हैं और उनका सिंबल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहले तीर्थंकार कौन थे, यही क्वेश्चन आ जाता है। तो ऋषभ थे, ठीक है। अब इनका सिंबल क्या था? बुल। बुल एक एनर्जी ड्रिंक आती है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। तो आप ऐसे याद रखिए, ऋषभ कोई भाई है हमारे, और वो क्या कर रहे हैं? बुल पी रहे हैं। बुल मतलब एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। अगला अजीतनाथ। देखिए अजीतनाथ तीर्थंकार थे 2 नंबर के, और इनका सिंबल था एलिफेंट। तो आपको इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैंने आज आपके लिए, कि अजीत मतलब जीत, जो जीतेगा वही हाथी की सवारी करेगा। हर किसी को हाथी की सवारी नहीं करने मिलेगी, जो जीतेगा वही हाथी की सवारी करेगा, ठीक है। तो अजीतनाथ का क्या हो गया? एलिफेंट। या इसकी एक और ट्रिक आप बना सकते हैं कि पहले के टाइम पे जिसके पास हाथी होते थे लड़ाई लड़ने के लिए, घोड़ों से पहले हाथी होते थे, तो वो जीत जाते थे। तो अजीतनाथ का एलिफेंट। अब आगे सांबरनाथ। तो देखिए सांभर इडली तो सबको पसंद होती है, तो घोड़े को भी सांभर इडली पसंद है। घोड़े वैसे चने खाता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ट्रिक बनाई, घोड़े को सांभर पसंद है, ठीक है। सांभर इडली, क्लियर। तो 3 हो गए। चौथा क्या है? अभी आनंदम। अभी आनंदम मतलब बंदर कह रहा है। अभी आनंदम का क्या सिंबल है? मंकी। मंकी मतलब बंदर। तो बंदर क्या कह रहा है? अभी आऊं। तो अभी यहाँ से ये उठा लिया मैंने, और बंदर जब घुड़की देखता है तो ऐसे करके घुड़की देता है कि उसे लगता है कि अभी आ जाएगा काटने के लिए हमें। तो बंदर क्या कह रहा है? अभी आऊं। तो अभी आनंदम का मंकी। अगला सुमतिनाथ। तो देखिए सुमतिनाथ की ट्रिक क्या है? सु कु। यहाँ पे सु इसका उठाया, करल्यू का कु उठाया। तो अगर पूछी जाए सुमतिनाथ की सुकु, सुकु सुकु 2-3 बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला पद्म प्रभु। पद्म प्रभु की क्या है कि रेड लोटस। तो प्रभु मतलब भगवान, भगवान के हाथ में कैसे कलर का कमल है? लाल कमल। तो आप ऐसे याद रखिए, ब्रह्मा जी लाल कमल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी कौन है? प्रभु है, हमारे भगवान है। तो प्रभु, पद्म प्रभु, लाल कमल, ठीक है। अगला सुपर्श्वनाथ। सुपर्श्वनाथ इसका क्या है? स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का जो सिंबल होता है उसकी हम पूजा करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई हमारे यहाँ दीपावली वगैरह होता है तो स्वास्तिक के सिंबल की हम पूजा करते हैं। इस टाइप का कुछ स्वास्तिक का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसकी पूजा में आपने देखा होगा कई लोग चावल चढ़ाते हैं, कई लोग सुपारी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चढ़ाए हैं? सुपारी चढ़ा रहे हैं। तो सुपर्श्वनाथ से हमने क्या उठाया? सुपारी। सुपारी मत, ठीक है। और स्वास्तिक के सिंबल पे हम सुपारी चढ़ा रहे हैं, तो सुपर्श्वनाथ का सुपारी, ठीक है। 8वां चंद्रजी प्रभु। चंद्रजी प्रभु का क्या हो गया? मून। तो नाम से ही पता लग रहा है, चंद्र और मून, ठीक है। अगला 9th का सुविधिनाथ। तो देखिए सुविधिनाथ का क्या है? क्रोकोडाइल। तो आप ऐसे देखिए, सुविधि मतलब सुविधा, ठीक है। अगर क्रोकोडाइल को आपने अच्छे से सुविधा नहीं दी, सुविधा मतलब खाने पीने नहीं दिया, तो वो आपको ही खा जाएगा। तो सुविधा दो क्रोकोडाइल को, वरना वो आपको खा जाएगा। इसे 2-3 बार बोलिए, क्रोकोडाइल को क्या देनी है? आपको सुविधा देनी है। सुविधा मतलब सुविधिनाथ, ठीक है। अगला शीतलनाथ। तो देखिए शीतल नाम की कोई लड़की है, और लड़कियां अपने नाम के आगे क्या लगाती हैं? शादीशुदा होती हैं, श्रीमती लगाती हैं शादीशुदा लड़कियां, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि वो बोलती है नहीं मैं श्री लगाऊंगी, श्रीमती नहीं लगाऊंगी। तो शीतलनाथ का श्रीवत्स। शीतलनाथ का श्रीवत्स, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं श्रेगनाथ। तो देखिए मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ? श्रेगनाथ को, श्रेग मतलब सिमिलर साउंड निकाला है, देखो रेंगना या श्रेंगना, रेंगना या श्रेंगना। तो रेंगता कौन है? राइनो क्या होता है? रेंग बहुत धीरे धीरे चलता है। तो राइनो क्या कर रहा है? रेंग रहा है, रेंग नहीं रहा है, वो श्रेंग रहा है। तो श्रेंगनाथ,
ठीक है। देखिए थोड़ी अजीबोगरीब ट्रिक हैं, कुछ तरीके हैं जिससे याद करनी है इस टेबल को। इस टेबल से क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी फ्यूचर में आ सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो देखो तरीके बनाने होंगे। ठीक है, अब आते हैं वाशुप्रिया। तो वाशुप्रिया देखिए वी सिमिलर साउंड कर रहा है, बी सिमिलर साउंड कर रहा है, तो सिमिलर सिमिलर साउंड के हैं, तो बफेलो हो गया, वाशुप्रिया हो गया। ठीक है, और देखिए बफेलो जैसे गाय प्रिय होती है किसानों को, जो लोग मतलब एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, ऐसी उनको अपनी भैंस भी बहुत प्यारी होती है क्योंकि भैंस बहुत दूध देती है। तो वासुपूज्य, ठीक है, सॉरी वासुपूज्य का बफेलो। अगले पे आ गए विमलनाथ। तो देखिए विमलनाथ का भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बफेलो, बट आपको ये साथ ही साथ रखना है कि विमल नाम का एक गुटका आता है और वो कौन खा रहा है, बोर खा रहा है। बोर क्या है, विमल नाम का गुटके को खा रहा है। विमल क्या है, गुटका आता है जिसका सबको पता है कौन प्रचार करता है, बट ऐसे प्रचार अच्छे नहीं होते। आप किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएं तो आपको गुटकों के प्रचार तो एटलीस्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो विमल कौन कर रहा है, विमल का प्रचार कौन करते हैं, मैं यहाँ नहीं बता रहा, आप सबको पता है। तो विमल गुटका कौन खा रहा है, बोर खा रहा है, बोर। ठीक है, और वाशुप्रिया का हमने क्या देखा, वाशुप्रिया का बफेलो, सिमिलर साउंड के बेसिस पे हमने वाशुप्रिया किया और विमलनाथ का हमने बोर किया। ठीक है, 14वें नंबर के आनंदनाथ। तो देखिए फाल्कन क्या है, अमूर फाल्कन एक पक्षी होता है जो बहुत दूर दूर तक से उड़ के आता है इंडिया में। ठीक है ना, तो अमूर फाल्कन जब उड़ता है पक्षी तो उसे आनंद होता है, तो इसका क्या हो गया, फाल्कन का आनंदनाथ। जब पक्षी हवा में उड़ता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, खुशी मतलब आनंद मिलता है, तो आनंद मतलब फाल्कन, तो आनंदनाथ का फाल्कन हो गया। फिर 15 नंबर पे आते हैं धर्मनाथ। धर्मनाथ का देखिए वज्र। तो धर्म की लड़ाई किससे लड़ी जाएगी, वज्र से। इंद्र भगवान के पास क्या था, वज्र, और वज्र बना कैसे था आपको पता है, महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियां दान की थी और उन हड्डियों से वज्र बना था और उससे इंद्र भगवान ने असुरों का नाश किया था। तो वज्र से किसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, धर्म की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो वज्र का क्या हो गया, धर्मनाथ। ठीक है, अगला है शांतिनाथ। तो देखिए शांतिनाथ का क्या है, हिरन। हिरन वैसे ही आपको पता है सबसे शांत जानवर है, तो हिरन को क्या पसंद है, शांति पसंद है, शांत रहना पसंद है, तो शांतिनाथ का हिरन हो गया। कुंटूनाथ, कुंटूनाथ का क्या हो गया, ही गॉट। कुंटूनाथ का क्या हो गया, ही गॉट। गॉट मतलब बकरी। बकरी कह रही है कि मैं, बकरी मैं करती है, आगे वो साथ ही कह रही है मैं कौन, बकरी क्या कह रही है, मैं करती है, आपको पता है मैं, तो बकरी कहती है मैं कौन, तो कौन मतलब कुंटूनाथ। ठीक है, तो क्लियर हो गया कुंटूनाथ का ही गॉड। अब आ जाते हैं अरनाथ। अरनाथ का फिश। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपके पास अच्छी कोई ट्रिक है अरनाथ की तो कमेंट करके आप बताइएगा अरनाथ को कैसे याद रखना है। अब आते हैं मालीनाथ। मालीनाथ मतलब मल। मल मतलब गंदगी। गंदगी कहाँ पे पड़ी हुई है, पानी के घड़े में पड़ी हुई है, वाटर पॉट में पड़ी हुई है, तो मल्लीनाथ का क्या हो गया, वाटर पॉट हो गया। अरनाथ का फिश हो गया। और अब आ गए मुनिस्वत, मुनि स्वस्थ। मुनि स्वस्थ, देखिए आप जब स्वस्थ रहोगे तो तभी तो शुभ होगा। स्वस्थ मतलब आप नहा धो के बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ, तभी तो आप कोई शुभ काम कर पाओगे, कभी पूजा का काम कर पाओगे। तो मुनि लोग हमेशा क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तभी वो शुभ काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे आए इसका क्या, टॉर्टॉइस। तो देखिए टॉर्टॉइस को ऐसा कहा जाता है घर में पालना है, अगर टॉर्टॉइस कहीं आपके आसपास हो तो वो शुभ माना जाता है। तो इसका हमने कैसे याद किया, मुनि स्वस्थ हैं और शुभ हैं, तभी शुभ काम करेंगे जब वो स्वस्थ होंगे। और ऐसे केस में हमें किसका पालना चाहिए, टॉर्टॉइस को पालना चाहिए, कछुए को पालना चाहिए। ठीक है, अगले पे आ गए नेमीनाथ। तो इसमें तो बहुत इजी है, एन से एम, नीला कमल, ब्लू मतलब नीला, तो नेमीनाथ का क्या है, नीला कमल। ठीक है, उधर हमने लाल कमल किसका किया था बताइए, लाल कमल कमेंट करके बताना, हमने लाल कमल किया है, यहाँ एक नीला कमल किया है। ठीक है, लाल कमल का मैंने पद्म प्रभु बताया था आपको, प्रभु किस पे बैठे हैं, लाल कमल पे बैठे हैं। ऐसे ही आपको रिवाइज करते रहना है साथ ही साथ, इसको जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे या नहीं सुनोगे तो नहीं याद होगा। एक बार सुन के सोचोगे मुझे याद हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, अगला है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का देखो सबको याद रहता है, सॉरी अरिष्टनेमी रह गया। अरिष्टनेमी का तो आपको देखो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे बना सकते हो, ए सी, ए मतलब अरिष्टनेमी और सी मतलब सी मतलब पूंछ सैल हो गया। तो एसी मतलब जो घरों में एसी लगा रहता है, तो ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है ना, और ऐसे भी बना सकते हैं, सेल, पूंछ सैल, सेल से ना क्या निकल रहा है, एसी की हवा निकल रही है। ठीक है, तो अरिष्टनेमी। अब पार्श्वनाथ का सबको याद रहता है सरपेंट, महावीर का सबको याद रहता है लॉयन। ठीक है, तो ये 23-24 की कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, पार्श्वनाथ का सरपेंट और महावीर का लॉयन। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितनों को ये टेबल याद थी और इस ट्रिक को सुनने के बाद ये टेबल याद हुई है, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज ये टेबल में कुछ नया मिला
और आपको ये टेबल याद हुई कि नहीं हुई। जैसे कि मैंने दूसरे नंबर पर अजीतनाथ, जीतता कौन है, हाथी की सवारी उसको मिलेगी। घोड़े को क्या पसंद है, सांबर पसंद है। बंदर कह रहा है क्या अभी आऊँ, ठीक है। लाल कमल किसके पास है, प्रभु के पास है। स्वास्तिक पे हम क्या चढ़ाते हैं, सुपारी चढ़ाते हैं। चंद्र जी प्रभु का तो चंद्र, चंद्र मतलब मून, तो ये तो सबको पता है। अच्छा, क्रोकोडाइल को सुविधा नहीं दोगे तो वो खा जाएगा आपको, ठीक है। और श्रीवत्स का मैंने क्या बताया था, शीतल जी अपने आगे क्या लगाती हैं, श्री लगाती हैं, श्रीमती नहीं लगाती। और राइनो क्या कर रहा है, रेंग रहा है, रेंग नहीं मतलब श्रेंग रहा है, ठीक है। अब फिर सिमिलर साउंड, ऐसे ही मैंने आपको सारे बताए। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको क्या चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैनिज्म की काउंसिल और इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक बार याद कर लेते हैं। देखिए जैनिज्म में 2 ही काउंसिल हुई थी, जबकि बुद्धिज्म में 4 हुई थी। तो ये 2 काउंसिल से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए जैनिज्म की पहली काउंसिल हुई थी 320 ईस्वी में और दूसरी काउंसिल हुई थी 512 एडी में। कहाँ पे हुई थी पहली काउंसिल, पाटलिपुत्र में। चेयरमैन थे स्थूलभद्र। और किसके पैटर्न में हुई थी, मतलब किस राजा के टाइम पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। इसमें 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ था, यहाँ इंपॉर्टेंट है कंपाइलेशन हुआ था। तो देखिए पहली काउंसिल की क्या ट्रिक बन गई, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यही कराता है एग्जाम हमारा। तो पीएससी, पी से पाटलिपुत्र, एस से स्थूलभद्र, ची से चंद्रगुप्त मौर्य, तो पीएससी, ठीक है। हमने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया। उसके बाद क्या किया गया, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराया देख लेते हैं। तो सेकंड काउंसिल कब हुई, 512 एडी में। कहाँ पे हुई, वल्लभी में। और चेयरमैन कौन थे, देवार्दी कश्मरमन, ठीक है, कश्मस रमन। तो और इसमें क्या हुआ था, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड उपंग। तो अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में फाइनल कंपाइलेशन कौन सी काउंसिल में हुआ था, तो सेकंड काउंसिल में, इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए सिंपल कंपाइलेशन तो फर्स्ट काउंसिल में। याद रखना ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, माइन्यूट डिफरेंस है, फोकस नहीं करते हमसे पढ़ते हुए, तो हमें यहाँ फोकस करना है। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें याद करा दूँ जो आप इग्नोर करते हो और एग्जाम में आती हैं। तो ठीक है, हमने पहली काउंसिल की क्या ट्रिक बनाई, पीएससी। दूसरी काउंसिल की क्या बनाई, डीवी, डी से देवार्दी और वी से वल्लभी। तो क्या ट्रिक बन गई टोटल जैन काउंसिल की, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम की तैयारी की। और हमारा एग्जाम जब पास हो गया, मतलब हमारी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गए। इंटरव्यू के टाइम पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है, इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो उससे पहले हमारा डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। तो डी से डॉक्यूमेंट, वी से वेरिफिकेशन। और यहाँ पे डी से क्या हो गया, देवार्दी, कश्मस और वल्लभी। क्लियर, तो ये जैनिज्म काउंसिल क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस वीडियो को, मतलब लूसेंट की टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ को वीडियो के थ्रू कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मेरे पास एक प्लान है, इसे अब मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो देखिए प्लान ये है कि मैं आपसे गूगल मीट के थ्रू या टेलीग्राम पे एक सेपरेट ग्रुप बना देता हूँ। उस ग्रुप के थ्रू आपसे लूसेंट की टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ को डिस्कस करूँ और आपको याद कराने की कोशिश करूँ। बट एक ही चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी और अगर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लूँगा तो वो फ्री नहीं होंगी, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना होगा, ठीक है। और जो भी चार्ज देना होगा वो आप ही लोग डिसाइड करोगे कि पर क्लास होगा, पूरे कोर्स का नहीं, पर क्लास आप कितना फीस पे करना चाहते हो। क्योंकि देखो अगर मैं लाइव क्लासेस लूँगा, अपना टाइम दूंगा, तो उसके लिए कुछ तो चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप डिस्कस करिए कि कैसे मतलब लूसेंट की सीरीज़ को कंप्लीट कराया जाए। तो उस जो इस सीरीज़ से ज्वाइन होना चाहते हैं, मतलब जुड़ना चाहते हैं, लूसेंट की टेबल्स एंड सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और वहीं पर आप बताना कि कितनी फ़ीस रखनी चाहिए, ठीक है। ये यूट्यूब पर आपको कमेंट नहीं करना है, इस बारे में आपको कमेंट करना है उस टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इस मतलब कि जो आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप ये बनेगा, इसमें मेरा उद्देश्य आपको कोई बुक प्रोवाइड करना नहीं है, कोई कंटेंट प्रोवाइड करना नहीं है। यहाँ पे उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लूसेंट की टेबल्स को याद करा दूँ एग्जाम से पहले, ठीक है। और मैं वीक में कोशिश रहेगी मेरी 3 या 4 क्लास लेने की और पर क्लास 1 घंटे तक की रहेगी, ठीक है ना। उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा 3 से 4 टेबल याद करा दूँ। और जब एक बार आपको धीरे धीरे करके टेबल याद हो जाएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा एग्जाम में। तो मैं सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें वीडियो के लिंक वीडियो के अंत में कमेंट में उसे पिन कर दे रहा हूँ। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे ही नाम से, देव पेंगोरिया नाम से वो ग्रुप है, ठीक है। और ग्रुप का नाम है लूसेंट की टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज़। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई लूसेंट की टेबल्स कंप्लीट कराई जाए जल्दी से जल्दी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और वहीं पे हम बात करेंगे कि हमें कैसे कंप्लीट कराना है और कितनी फ़ीस होनी चाहिए पर क्लास, ठीक है। यहाँ पे बस मैं पर क्लास इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए लूसेंट बहुत बड़ी बुक है, तो
एकदम से इसे डिलीवर कराना मुश्किल है, वीडियो के माध्यम से तो और कठिन हो जाता है। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूँगा, बट वीडियो धीरे धीरे आएंगी। आप सोचो एक ही दिन में सारी वीडियो डाल दूँ या डेली डाल दूँ तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये मेरा प्लान है, मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। जो जो इच्छुक है केवल वही ज्वाइन करे, रेदर देन सब लोग ज्वाइन कर लें, ऐसा ना करें। बस जिनको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, जिनको चीज़ें याद हो रही हैं वो लोग ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आपको लास्ट में कमेंट वो करने हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि बिंबसार बिंदुसार वाला, उडायन वाला और झेलम वाला, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, इनके कमेंट करने हैं आपको यूट्यूब पे। और अगर ये लूसेंट की टेबल ट्रिक सीरीज़ के बारे में बात करनी है वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेपरेटली बात करेंगे, तो उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए। पढ़ते रहिए लगातार।